स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक इसके 376 प्रश्न कर लिए हैं। उसके आगे हम लोग को करना है। 377 नंबर का प्रश्न है आपका, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ओके, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी है इसका विटामिन B3, ऑप्शन डी विटामिन B5। ओके, तो इसका जो आंसर है वो पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन आज का है, यानी कि 378 नंबर का क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो सभी लोग जानते हैं विटामिन ए आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए एमाइलेज के द्वारा, ऑप्शन बी टाइलिन के द्वारा, ऑप्शन सी माल्टेज, ऑप्शन डी पेप्सिन के द्वारा। तो इसको भी आपने पढ़ा होगा साइंस में। ओके, बायोलॉजी में जब आप सामान्य जीएस पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। फिर अगला प्रश्न है 380 नंबर का, अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज संग्रह होता है। मतलब अधिक मात्रा में जब हम ग्लूकोज का सेवन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में किस रूप में एकत्रित हो जाता है, संग्रह हो जाता है उसका। ओके, ऑप्शन ए ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन बी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन सी वसा के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, अत्यधिक मात्रा में जब ग्लूकोज हमारे शरीर में आ जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है। फिर जब हमको ऊर्जा की कमी पड़ती है तो फिर ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में बदल करके हमको ऊर्जा देता रहता है। तो ग्लाइकोजन सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसका जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर जा कर के जो है कि वाष्प में मिल जाता है तो जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। ओके, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, वैसे जो नाइट्रिक अम्ल है वो भी कारक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, जो कि त्वचा के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। फिर है इसका अगला प्रश्न 382 नंबर का, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी बायोडीजल, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। ओके, उपरोक्त सभी, ये सभी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ओके, ज्वारीय ऊर्जा, बायोडीजल, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। वैकल्पिक ऊर्जा मतलब जिसका उपयोग हम विकल्प के रूप में करते हैं। जैसे कुछ ऊर्जा होता है जिसको हम बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा, जैसे कोयला हो गया, तो कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो परंपरागत ऊर्जा होती है। लकड़ी, कंडा, उपला जिसे आप कहते हैं, या फिर मान लीजिए LPG हो गया। तो ये सारी जितनी भी ऊर्जा के स्रोत हैं ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन अगर हम इन परंपरागत ऊर्जा के विकल्प के रूप में किसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो वो हो जाता है वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं विकल्प वाली। ओके, मतलब कोयले के स्थान पर हम इन सभी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वैसे सौर ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा भी होना चाहिए। ओके, तो ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोडीजल, ये सब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न 383 नंबर का, जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1980, ऑप्शन बी 23 मार्च 1977, ऑप्शन डी 13 मार्च 1974, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1974। अब देखिए यहाँ पर पहले आप ये जान लीजिए किस वर्ष में नहीं हुआ था। ओके, मतलब किस वर्ष में अधिनियम लागू नहीं हुआ था। तो 80 में नहीं लागू हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। 77 में नहीं लागू हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब 74 में लागू हुआ था, तो ये दो ऑप्शन आपके सही हैं। ओके, ये दो ऑप्शन आपके
सही है 74 वाले, लेकिन अब इसमें सबसे सही कौन होगा तो पहले ये जान लीजिए 23 मार्च को लागू हुआ था। ओके, 23 मार्च को 1974। तो यहाँ देखिए ये अप्रैल लिखा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है मार्च, तो मार्च तो सही है, लेकिन यहाँ 13 लिखा है, तो शायद मिस्टेक हो गई होगी लिखने में। लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पर सी ही सही होगा, क्योंकि 13 मार्च 1974 यानी कि 23 मार्च 1974 को लागू हुआ था। चूँकि यहाँ अप्रैल लिखा है, यहाँ मार्च लिखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 23 मार्च तो लिखा है, लेकिन 1977 लिखा है, तो हमें 77 वाला नहीं ध्यान देना है, हमें देना है 74 वाला। सन इम्पोर्टेंट होता है, तारीख इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ओके, क्योंकि तारीख एक दो दिन इधर उधर हो सकती है, लेकिन सन अगर इधर उधर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सी ही सही होगा। ओके, ये हो सकता है मिस्टेक उसने कर दिया हो। बाकी आप सर्च कर लीजिए जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ था। मैंने सर्च किया था तो मुझे 23 मार्च 1974 मिला। ओके, फिर अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन का अध्ययन प्राणी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। रेशम कीट का अध्ययन किस कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। आपने पढ़ा होगा तमाम प्रकार के कल्चर, जैसे सिल्वी कल्चर, सेरी कल्चर, पिसी कल्चर, एपी कल्चर। ओके, तो आपको बताना है कि जो रेशम कीट पालन का अध्ययन है वो प्राणी विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सिल्वी कल्चर, सेरी कल्चर, पिसी कल्चर या फिर एपी कल्चर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रेशम की, देखिए ऑप्शन डी जो एपी कल्चर है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। देखिए अगर आप गाइड में देखेंगे या फिर आवर सीरीज में देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी ही वहाँ पर सही दिखा रहा है, लेकिन मैं इस ऑप्शन को सही नहीं मानता, क्योंकि एपी कल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और मधुमक्खी दूसरी चीज़ है, रेशम कीट दूसरी चीज़ है। तो रेशम कीट जो है वो होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर सेरी कल्चर। ओके, आपका ऑप्शन बी सही होगा, सेरी कल्चर। अब यहाँ चारों को आप समझ लीजिए। सिल्वी कल्चर है जंगल विज्ञान। ओके, सिल्वी कल्चर है जंगल विज्ञान, यानी जंगल वंगल के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, तो ये जंगल विज्ञान होगा पहला आपका। दूसरा है सेरी कल्चर, मैंने बताया रेशम कीट पालन। ओके, ये आपका ऑप्शन सही हुआ। तीसरा है पीसी कल्चर, तो मत्स्य पालन आप सभी लोग जानते हैं, मछली से संबंधित। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, हालांकि गाइड में ऑप्शन डी दिखा रहा है जो कि गलत होगा। ओके, ऑप्शन बी आप सही कीजिए। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है गाइड को या आवर सीरीज़ को, जो भी आप लाते हैं प्रैक्टिस के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। फिर यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ए मंगल, बी अरुण, सी पृथ्वी, डी शुक्र। तो देखिए ये जो तीन ग्रह हैं शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक हैं। ओके, तो इसलिए ये ठंडे नहीं हो सकते, या तो ये गर्म होंगे या तो औसत तापमान होगा। जो ठंडा ग्रह है वो है अरुण, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी बुध, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो देखिए वैसे तो आपको लगता है कि भाई जो ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा वही गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य के सबसे पास तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह की जब बात करेंगे तो शुक्र का आता है। ओके नाम, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह। अब ऐसा इसलिए है कि भाई जो बुध है वो सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब है, और इसका जो वायुमंडल है ना बुध का, वो नष्ट हो गया है पूरा का पूरा। इसलिए ये जो बुध है ये दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जबकि शुक्र का जो वायुमंडल है वो बना हुआ है। तो इसलिए जब एक बार इसके वायुमंडल में प्रकाश सूर्य का प्रवेश कर जाता है तो वापस नहीं आ पाता, क्योंकि वायुमंडल उसको रोक लेता है। तो इसलिए शुक्र दिन प्रतिदिन उसका तापमान बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वो सारे प्रकाश को रोक लेता है। और बुध नहीं रोक पाता, क्यों? क्योंकि उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। जितनी प्रकाश मिलती है दिन में, रात में सब चला जाता है वापस। तो इसलिए बुध उतना गर्म नहीं जितना कि शुक्र। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसको आप एक बार और नेट पर या कहीं पढ़ लीजिए,
आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार फंसा देता है कि भाई सबसे नज़दीक तो बुध है सूर्य के, लेकिन गर्म सबसे शुक्र है, तो ऐसा क्यों। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत रीजन बताया, बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने पर मापा जाता है? अगला प्रश्न है 387 नंबर का, रिएक्टर, सेल्सियस, केल्विन, रेन गेज। तो देखिए इसमें जो रेन गेज है ये तो बारिश को नापता है, ओके। केल्विन सेल्सियस तापमान को, भूकंप की तीव्रता को नापने वाला रिएक्टर आपका है, रिएक्टर पैमाना जिसे बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। इंडिया नाम किसने दिया था? इंडिया नाम किसने दिया, सॉरी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अंग्रेज़ों द्वारा, ऑप्शन बी ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, अंग्रेज़ों द्वारा, ओके। बाकी इसका इतिहास मैं अपने दूसरे चैनल पर पढ़ाऊंगा, ओके। दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि भाई किसने हिंदुस्तान कहा, किसने इंडिया कहा, और भी बहुत सारे नाम हैं, आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, जम्बूद्वीप, भारत, बहुत सारे नाम हैं। तो उन नामों का इतिहास क्या है तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। बाकी ये जानिए इंडिया नाम अंग्रेज़ों ने दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान कहने में प्रॉब्लम होती थी, ओके। क्योंकि भाई वो इंग्लिश वाले हैं तो हिंदुस्तान जल्दी वो नहीं कह पाते थे, हिंदुस्तान पता नहीं क्या बोलते थे, तो इसलिए उन्होंने इंडिया नाम दे दिया। अब इंडिया नाम क्यों दिया, इसकी इतिहास, इसका कहानी पूरा आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं वहाँ पर पढ़ा दूँगा। बस ये जानिए कि इंडिया नाम अंग्रेज़ों ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, वयम राष्ट्रे जागर्यामः पुरोहितः किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? इसका उल्लेख किस में किया गया है? वयम राष्ट्रे जागर्यामः पुरोहितः, ओके। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, यजुर्वेद, ओके। यजुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के 9वें अध्याय में 23वीं कंडिका, ओके। जैसे यजुर्वेद को कई अध्याय में बांटा गया है, फिर उस अध्याय को कई कंडिका में बांटा गया है, तो 9वें अध्याय के 23वें कंडिका में किया गया है। यजुर्वेद आपका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 390 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? ओके, दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है इसका आरंभ कब किया गया था? तो आपको ऑप्शन मिल रहा है 1969 ए, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1992। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ओके। 1969 में भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई। फिर इसका जो अगला प्रश्न है, एक प्रधान, एक विधान एवं एक निशान का नारा किसने दिया? ओके, एक प्रधान, एक विधान एवं एक निशान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है विधान चंद्र राय, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ऑप्शन डी है इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको बताना है एक प्रधान, एक विधान एवं एक निशान का नारा किसने दिया था। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था एक प्रधान, एक विधान एवं एक निशान, ओके। इसका नारा इन्होंने दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है धारा 370 और सेक्शन 35A जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, कब हटाया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी 2 साल पहले की बात है, तो इसको आप जान सकते हैं। 5 अगस्त 2019, 25 अक्टूबर 1919, 25 अक्टूबर 1947, 14 अगस्त 1947। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अभी जल्दी हटाया गया है तो 2019 ही होगा, ओके, 5 अगस्त को। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि 1919 से लगभग 100 वर्ष पीछे, 1947 150 वर्ष, ओके, ये सारी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। तो आपका जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और सेक्शन 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ये भी प्रश्न है जम्मू कश्मीर से ही संबंधित। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, ओके, पाक अधिकृत कश्मीर को शॉर्टकट में पीओके बोलते हैं। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद हिस्से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़, ओके। यानी कि
जो कि पीओके वो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान ने उसको अधिकार में ले लिया अपने जबरन। ओके, तो पीओके में कुछ क्षेत्र हैं जैसे बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, तो ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। तो देखिए दिल्ली तो बहुत दूर है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान दूर है, और ये चंडीगढ़ भी नहीं हो सकता। तो अब 2 ऑप्शन आपको मतलब कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर अक्सर ये विवाद में रहता है, तो इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। ओके, पीओके किसका हिस्सा है? जैसे मान लीजिए ये आपका जम्मू कश्मीर है कुछ इस टाइप का। ओके, तो इधर वाला आपका लद्दाख पड़ जाता है, ये सब लद्दाख वाला इलाका है, और पीओके आपका इधर है, तो ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, तो जम्मू कश्मीर के ही अंतर्गत होगा। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत भारत के ये जो गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद ये सब आते हैं। हालांकि इस पर भी पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन हम लोग उसको अपना हिस्सा मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी दामोदर खड़से, ऑप्शन डी भारत डोगरा। ओके, तो भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब सटीक परिभाषा आपको बतानी है। ओके, तो भाई सटीक परिभाषा तो इसके बायोटिक और एबायोटिक घटक ही हैं, क्योंकि पर्यावरण किससे मिलकर बना है? जैविक और अजैविक घटकों से। वैसे ये भी ऑप्शन जो आपका सही है, जो चीज़ें हमको घेरती हैं वो भी पर्यावरण है, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जैक्ट परिभाषा बतानी है। तो हमको क्या घेरती हैं भाई? हमें हमारे चारों तरफ कौन सी चीज़ें हैं? जैविक और अजैविक घटक ही तो हैं। तो जब वहाँ साफ साफ कह रहा है जैविक और अजैविक घटक, तो हम उसी को लगाएंगे ना। एबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक, यानी कि जो जीवन युक्त हैं, जिसमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये भी हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, तो ये बायोटिक घटक हैं। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे पत्थर हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गई। ओके, सड़क हो गया, पुल हो गया, नदी, कुआं, तालाब, मिट्टी, ये सब क्या है? ये सब अजैविक घटक हैं, इनको बोलते हैं अबायोटिक। तो ये दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण विषय मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? ओके, पर्यावरण जो है ये किस विषय से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी इतिहास। तो पर्यावरण जो संबंधित है वो भूगोल से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, फिर है बहुत ही आसान प्रश्न है, 397 नंबर का। पर्यावरण का तत्व है, तो कौन सा तत्व है जो पर्यावरण से संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं, चाहे जल हो, मृदा हो, वायु हो, सारी चीज़ें मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करती हैं। फिर यहाँ पर है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ऑप्शन ए संक्रमण, ऑप्शन बी अनुक्रम, ऑप्शन सी चरम अवस्था, ऑप्शन डी क्रमकी। ओके, तो आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? संक्रमण, अनुक्रम, चरम अवस्था या फिर क्रमकी। तो इसका जो ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ऑप्शन जो है वो सही होगा इसका सी, चरम अवस्था कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को चरम अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 नवंबर, 5 सितंबर, 5 जून, 5 जनवरी। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। ओके, ऑप्शन ए है 5 नवंबर, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी इसका 5 सितंबर। तो सभी लोग जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? मतलब पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दशाओं का कुल योग, एक सुंदर प्रदेश,
वन आवरण, औद्योगिक उत्पादन। मतलब क्या है पर्यावरण? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा। ओके, जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दशाओं का कुल योग पर्यावरण कहलाता है। ओके, ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो ये 24 प्रश्न आज मैंने कराए हैं। ओके, और आगे के प्रश्न मैं कराता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।